Welcome to my channel Bright Academy One Step Forward. My name is राजन कुमार चौधरी। तो लेकर आ गए एक नया वीडियो जिसमें हम आज कवर करेंगे एक्सरसाइज 5.1 के जो रिमेनिंग क्वेश्चन है वो कवर करने वाले हैं। तो एक्सरसाइज 5.1 में हमने क्वेश्चन नंबर 1 का डिस्कशन अच्छे से कर लिया। क्वेश्चन नंबर 1 में ये देखा कि जो भी पार्ट जो थे उसमें क्या एपी फॉलो हो रहा है या एपी नहीं हो रहा है। ओके, तो सारे एग्जाम्पल्स हमने करे, सारे थ्योरीज हमने पढ़ लिए। ठीक है, तो अब बारी है एक्सरसाइज क्वेश्चन करने की। तो आपको क्या करना है, आप जब भी मैं वीडियो देता हूं आपको, ओके, तो उससे पहले आप खुद एक बार खुद ट्राई करके देख लेना। सिंपल है। 5.1 में एक्सरसाइज में कोई दिक्कत की बात नहीं है। मुझे तो वीडियो नहीं बनाना चाहिए इस एक्सरसाइज पर, बट फिर भी मेरा काम है वीडियो बनाना। एंड जो भी दिक्कतें आएंगी आपको इस वीडियो में, इस एक्सरसाइज में, वो आप इस वीडियो के माध्यम से देख सकते हो। लेकिन ट्राई करना बहुत जरूरी है। ट्राई करना बहुत जरूरी है। क्या होता है कि आप मेरे पे निर्भर कर लेते हो, डिपेंड हो जाते हो मेरे पे कि हाँ अब भैया जब देंगे वीडियो तब देख लेंगे, ओके, एंड पेपर में बस वही लिख कर आ जाएंगे। ऐसा नहीं है, क्योंकि डिजिट चेंज हो सकता है आपके पेपर में, कुछ भी चेंजेस हो। तो जब तक आप अपने माइंड का यूज नहीं करोगे, खुद से नहीं बन रहा कोई बात नहीं आ रहा आंसर कोई बात नहीं, बट एटलीस्ट 10 मिनट्स 5 मिनट्स जो भी है वो टाइम दो क्वेश्चन के ऊपर। ओके, तो विदाउट एनी वेस्टेज ऑफ टाइम लेट्स स्टार्ट। तो क्वेश्चन नंबर 2 है हमारे पास, राइट द फर्स्ट 4 टर्म्स ऑफ द एपी वेयर व्हेन द फर्स्ट टर्म इज ए एंड द कॉमन डिफरेंस डी आर गिवन। ओके, हमें फर्स्ट टर्म गिवन है, यानी ए की वैल्यू हमें गिवन है और कॉमन डिफरेंस भी गिवन है। अब यहां पर क्या है कि कॉमन डिफरेंस निगेटिव है, तो क्या निगेटिव कॉमन डिफरेंस हो सकता है? हाँ, हो सकता है, क्योंकि आपने लेक्चर में बताया है कि हाँ जो कॉमन डिफरेंस है वो पॉजिटिव भी हो सकता है, इवन निगेटिव भी हो सकता है और जीरो भी हो सकता है। देखो यहाँ पर मेरा शैडो बन रहा होगा बिकॉज मैं कुछ इस तरीके के डायरेक्शन में बैठा हुआ हूं, दैट्स वाई। तो कोई बात नहीं, बस आपको क्लियर विजुअलाइजेशन हो रहा होगा आपको स्क्रीन पे। तो यहाँ पर क्या है कि हमें शुरू के 4 टर्म्स लिखने हैं, जिसमें से फर्स्ट टर्म तो हमें गिवन है, तो मतलब ये बनता है कि हमें सेकेंड टर्म, थर्ड टर्म एंड फोर्थ टर्म हमें फाइंड करना है। ओके, तो देखो यहाँ पर फर्स्ट टर्म तो हमें गिवन है, तो सॉल्यूशन नंबर फर्स्ट का आंसर देने जा रहा हूं। तो सॉल्यूशन नंबर फर्स्ट में है कि ए हमें गिवन है, ए इज 1, ए इज इक्वल टू 4, ये फर्स्ट टर्म है हमारे पास, तो A1 ले लेता हूं। सेकेंड टर्म फाइंड करना है हमें पता है कि जब हमें नेक्स्ट टर्म फाइंड करना होता है तो प्रीवियस टर्म में अगर हम कांस्टेंट टर्म ऐड कर दे तो वी गेट द नेक्स्ट टर्म। तो सिंपली यहाँ पर 4 प्लस माइनस ऑफ 3 अगर हम ऐड कर दें, क्योंकि कांस्टेंट टर्म क्या है हमारे पास, कॉमन डिफरेंस को ही कांस्टेंट टर्म भी कहा जाता है। ये हुआ हमारा कांस्टेंट टर्म। ओके, तो कांस्टेंट टर्म जब आप ऐड करोगे प्रीवियस टर्म में यू विल गेट नेक्स्ट टर्म। सो सिंपली 4 माइनस ऑफ 3 विच इज 1। सो यहाँ पर आपको एक डिक्रीजिंग एपी देखने को मिलेगा। क्यों? क्योंकि हमारा डी जो है वो एक निगेटिव वैल्यू है। जब डी निगेटिव वैल्यू है तो इट मीन्स हमारा जो एपी होगा वो एक डिक्रीजिंग एपी होगा। ओके, क्योंकि मैं लेक्चर में सारा नोट्स दे चुका, सारा कंसेप्ट दे चुका हूं। आप एक बार देखना उस कॉपी खोलकर, अगर आपने मेरा नोट्स बनाया है तो सिंपली उसको एक बार देखना, वॉच करना कि जो मैं बोल रहा हूं क्या वो सही है या वो मैंने कॉपी में आपको लिखवा रखा है। ऑफकोर्स लिखवा रखा है। मैंने ये भी बताया था कि जब अगर कांस्टेंट टर्म या कॉमन डिफरेंस अगर निगेटिव आए तो इट मीन्स कि जो एपी होगा वो हमारा एक डिक्रीजिंग एपी बनेगा। क्या होगा? एक डिक्रीजिंग एपी होगा। दैट्स वाई यहाँ पर जो सेकंड टर्म है वो 1 हो रहा है। अगर हम थर्ड टर्म की वैल्यू फाइंड करें, क्योंकि हमें फोर्थ टर्म फाइंड करना है, सिंपली A3 क्या हो जाएगा, इवन नेक्स्ट टर्म चाहिए तो सिंपली A3 के जो A2 का नेक्स्ट टर्म क्या हो जाएगा, A3। तो ये जो प्रीवियस टर्म हमारा A3 के लिए क्या हो जाएगा, वो A2। सिंपली तो 1 प्लस माइनस ऑफ 3 बिकॉज कांस्टेंट टर्म हमें ऐड करना है। सो सिंपली यू विल गेट माइनस ऑफ 2। ओके, ये डिक्रीजिंग हो रहा है, देख लो, पहले पॉजिटिव है, देन फिर पॉजिटिव में लेस पॉजिटिव हुआ, 4 से 1 पर आया, नाउ माइनस ऑफ 2, बट कांस्टेंट टर्म रिमेन सेम इज व्हाट, अगर डिफरेंस लोगे तो माइनस ऑफ 3 का ही आने वाला है। नाउ द A4 क्या होने वाला है, माइनस ऑफ 2 प्लस माइनस ऑफ 3 विच यू विल गेट माइनस ऑफ 5।
सो ये हमारा शुरू के फर्स्ट 4 टर्म्स बन जाता है। तो यही फाइंड करना था इस क्वेश्चन में। नेक्स्ट पार्ट आप खुद से एक बार कर लोगे, एक बार खुद से करो। अगर आपने ट्राई नहीं किया है घर पे तो ये साथ साथ मेरे साथ साथ कर लो। अब मैंने एक पार्ट मैंने आपको करवाया, एक पार्ट आप खुद से करो, एक बार खुद से, एक बार जस्ट एटलीस्ट 5 मिनट एक बार खुद से करके देखो, क्या फील आएगा, क्या मजा आएगा ना, वो एक अलग ही मजा होता है। जब खुद से सॉल्यूशन आता है ना तो एक अलग ही मजा आता है। मेरे साथ भी ऐसा होता था जब मैं खुद से चीजों को फाइंड करता था विदाउट एनी सॉल्यूशन, और मैं अगर आंसर ले आता था तो मैं अंदर से बहुत खुश होता था कि वाह, मैंने जो समझा है वो उसका सॉल्यूशन मैं ला रहा हूँ। तो ये बहुत खुशी की बात है और ये सबके साथ होता होगा जो जिससे भी अगर सॉल्यूशन आ जाता होगा। ओके, नाउ यहाँ पर सेकेंड पार्ट देखो। आई होप आपने इस क्वेश्चन को ट्राई किया होगा। तो देखो यहाँ पर सेकेंड पार्ट में क्या है। सेकेंड पार्ट में यहाँ पर जो फर्स्ट टर्म है वो हमारा निगेटिव है। तो फर्स्ट टर्म इज -1, जिसे A1 भी कहते हैं। फर्स्ट टर्म इट मीन्स A1। नाउ द नेक्स्ट टर्म हमें चाहिए A2। या तो आप फॉर्मूले का भी यूज कर सकते हो। मैंने यहाँ पर फॉर्मूले का यूज इसलिए नहीं करवाया बिकॉज ये सिंपल है कैलकुलेशन। तो सिंपल कैलकुलेशन में आप फॉर्मूले यूज करके क्या करोगे, आप विद कैलकुलेशन करके क्या एक लेंदी मेथड हो जाएगा। इसलिए विदाउट एनी कैलकुलेशन आप सिंपली यूज कर सकते हो इस मेथड को कि नेक्स्ट मेथड चाहिए तो प्रीवियस मेथड में कांस्टेंट टर्म ऐड करो, यू विल गेट द नेक्स्ट टर्म। सो सिंपली इसी तरीके से अगर सेकेंड टर्म चाहिए तो फर्स्ट टर्म में -1 में प्लस कांस्टेंट टर्म ऐड करो, यू विल गेट द सेकेंड टर्म। सो यू व्हाट, -2 + 1 -2 + 1/2 विच यू विल गेट -1/2। ओके, सो -1 से -1/2 ये हमारा सेकेंड टर्म हुआ। नाउ द थर्ड टर्म विच इज -1/2 + 1/2, सो इट विल 0। यस, डी क्या है हमारे पास 1/2 एंड यहां पर मैंने मेंशन नहीं किया, डी इज 1/2। ओके, डी इज 1/2 यहां पर मेंशन है। तो देख लो यहाँ पर डी की वैल्यू है 1/2। सो यू विल इफ यू विल एड -1/2 + 1/2 विच यू विल गेट 0 एंड द नेक्स्ट A4 is 0 + 1/2। तो ये AP देखने के बाद क्या लग रहा है, क्या ये इंक्रीजिंग है या डिक्रीजिंग है या फिर कांस्टेंट AP है, बताओ आप। पहला तो आपको पता चल गया कि एक डिक्रीजिंग AP है। ठीक है, अगर ऐसा क्वेश्चन में आ जाए नेमिंग करके कि फाइंड भी करो विच टाइप ऑफ AP फॉर्म, तो किस तरीके का AP फॉर्म हो रहा है, तो वो भी आपको अगर मेंशन किया जाता है तो सिंपली आप वो भी लिखना है आपको। ओके, तो डिक्रीजिंग AP है। AP देखने से पता चल रहा है क्योंकि पॉजिटिव से आप निगेटिव की तरफ जा रहे हो ना। यहाँ पर आपको क्या नोटिस मिल रहा है कि कांस्टेंट टर्म पॉजिटिव है। आपको ये चीज पता होना चाहिए कि अगर कांस्टेंट टर्म अगर निगेटिव है तो डिक्रीजिंग AP एंड कांस्टेंट टर्म अगर पॉजिटिव है तो इंक्रीजिंग AP। तो यहाँ पर आपको क्या मिल रहा है, ये <1 है बट पॉजिटिव है, <1 है बट पॉजिटिव है। डी क्या है, <1 है बट पॉजिटिव है। तो यहाँ पर जो AP बनेगा वो एक इंक्रीजिंग AP बनेगा बिकॉज हमें ये पता है कि जब D पॉजिटिव हो तो इंक्रीजिंग AP बनता है। तो मेरी बात जो भी मैं बोल रहा हूँ आई होप आपको वो चीजें समझ में आ रहा होगा। ओके, तो ये फर्स्ट पार्ट सेकंड पार्ट डिस्कस किया और जो भी रिमेनिंग पार्ट है मैं इसलिए लेफ्ट करता हूँ ताकि आप भी एक बार खुद से प्रैक्टिस करके देखना घर पे। और हमारे पास इतना समय नहीं रहता कि मैं सारे क्वेश्चन का करूँ, बस मुझे कंसेप्ट बताना रहता है और चीजों को एनालिसिस करवाना रहता है आपको। बस उसके बाद आपको करना है। ओके, क्योंकि बुक जो है आपको मिला है, क्लास आपका है। ओके, तो आपको मेहनत करना है। अगर आप मेहनत नहीं कर रहे हो, सब हम पे डिपेंड रहते हो, तो फिर ऐसा काम नहीं होगा, आपका रिजल्ट फिर अच्छा नहीं होगा। तो इसलिए खुद से भी प्रैक्टिस करना जरूरी है। तो मैंने फर्स्ट और सेकंड पार्ट का डिस्कस किया है, आप रिमेनिंग पार्ट का भी डिस्कशन इसी तरीके से कीजिए। अच्छा, यहाँ पर पार्ट 4 या पार्ट 5 है जहां पर डेसिमल में दे रखा है। ओके, फर्स्ट क्वेश्चन नंबर सेकंड का ही 4th या 5th पार्ट होगा जहां पर डेसिमल में होगा टर्म्स। तो सिंपली आप या तो डेसिमल में भी कर लेना क्योंकि बच्चों को डेसिमल थोड़ा सा हार्ड लगता है। तो इसमें मैं उसके लिए सजेशन देता हूँ कि उसको फ्रैक्शन में चेंज कर लो। जैसे डेसिमल है 1.2, तो 1.2 को आप क्या लिख सकते हो, 12/10। अब इसको अगर कट रहा है, अगर ये कट रहा है तो इसमें इसे रिड्यूस कर लो और रिड्यूस करने के बाद उसको फ्रैक्शन में जितने भी टर्म्स है उसको पहले फ्रैक्शन में चेंज कर लो, देन उसके बाद सॉल्व कर देना। ये भी एक अच्छा मेथड है। तो आपको जो मेथड इजी लगता है वो मेथड आप यूज करना। तो क्वेश्चन नंबर 2 का डिस्कशन यही फिनिश होता है। नाउ अब हम मूव करेंगे क्वेश्चन नंबर 3 पे। तो इस एक्सरसाइज में जितने भी क्वेश्चन है वो सारे हलवे क्वेश्चन है, सारे हलवे क्वेश्चन है।
तो चलिए क्वेश्चन नंबर 3 का डिस्कशन करते हैं। पहले मैं लिख लेता हूँ क्वेश्चन नंबर 3, क्योंकि मैं इसलिए लिख कर नहीं आता हूँ क्योंकि मुझे पता रहता है कि पेज कितना लेने वाला है। अब जैसे यहाँ पर देखो एक पेज के अंदर ही हो गया यहाँ का डिस्कशन, तो मुझे पता नहीं रहता ना कि कितने पेज के अंदर हो जाएगा, तो इस वजह से मैं लिख कर नहीं लाता। तो मैं यहाँ पर अब लिखूंगा एंड देन फिर इसके बाद आपको बताऊंगा। ओके, तो शुरू करें क्या क्वेश्चन नंबर 3 का डिस्कशन। यहाँ मैंने लिख लिया है। तो क्वेश्चन नंबर 3 का डिस्कशन शुरू करते हैं। ओके, मैंने पार्ट मेंशन नहीं किया था तो अब मैंने मेंशन कर दिया। नाउ स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर जो क्वेश्चन है वो है फॉर द फॉलोइंग एपी, यानी इट मीन्स ये जो पार्ट है वो एपी में है, पहले से ही एपी में है। हमें कंडीशन चेक नहीं करना, हमें यूज नहीं करना, हमें देखना नहीं है कि एपी है या नहीं है। सिंपली एपी क्वेश्चन में दे रखा है कि एपी है। राइट द फर्स्ट टर्म एंड द कॉमन डिफरेंस। ये भी कोई क्वेश्चन होता है क्या? बच्चों वाला क्वेश्चन है। इट मीन्स अगर मैं 6th क्लास वाले बच्चे को बता दूं कि ये बच्चा ये होता है, ये फर्स्ट टर्म है ना, ये कॉमन डिफरेंस है, तो बताओ इसमें से एपी में ये कौन सा फर्स्ट टर्म होगा, कौन सा कॉमन डिफरेंस होगा। इट मीन्स ये बच्चों वाला क्वेश्चन है। अब मुझे नहीं लगता कि इसमें किसी को दिक्कत है। ओके, ये क्वेश्चन मैं वीडियो बना रहा हूं तो मुझे लगता है मैं बेवकूफ हूं कि इस क्वेश्चन का डिस्कशन करना इट्स अ वेरी इजी। अब मुझे नहीं लगता 99.99% बच्चों ने इस क्वेश्चन को कर डाला होगा। सिंपली फर्स्ट टर्म फाइंड करना है। तो फर्स्ट पार्ट में देखो सॉल्यूशन है, फिर भी मेरा फर्ज है चीजों को बताना और सॉल्यूशन देना, तो दैट्स व्हाई मैं यहाँ पर देने जा रहा हूँ। सॉल्यूशन नंबर फर्स्ट का अगर देखें तो फर्स्ट टर्म जो है वो हमारा 3 होगा ना। कॉमन डिफरेंस हमें फाइंड करना D, तो सिंपली हमें पता है जो नेक्स्ट टर्म होता है या उसका प्रीवियस टर्म में से डिफरेंस, तो 1 माइनस ऑफ -3 सॉरी 1 माइनस ऑफ 3 विच इज -2, ये हुआ। ओके, देख लो अगला भी करके। अगर नहीं संतुष्टि हो रहा है कि ऐसा कैसे, तो यहाँ पर -1 में से -1 करो तो ये भी -2 ही होने वाला है ना। इसमें से इन दोनों का डिफरेंस, क्योंकि हमें पता है एपी में कॉन्जिक्यूटिव टू टर्म्स का जो डिफरेंस है वो ऑलवेज कांस्टेंट होता है। तो इट मीन्स यहाँ पर जो -1 और -1 करेंगे तो यू विल गेट -2। इस तरीके से 1 माइनस 3 विच इज -2। ठीक है, तो ए फाइंड कर लिया हमने, डी फाइंड कर लिया, बस यही बताना था। कॉमन डिफरेंस को ही तो डी कहते हैं ना, फर्स्ट टर्म को ए कहते हैं। ये एक सिंबल है जो कि रिप्रेजेंटेशन आपको याद रखना है। ओके, दिख रहा है ना आपको? हाँ, दिख रहा होगा। तो यहाँ पर ये समझ में आया ना। सेकंड पार्ट में क्या करना है? सेकंड पार्ट में सिंपली आपको क्या करना है, ए जो होगा वो हमारा 1/3 हो जाएगा। एंड अगर हम डी की बात करें तो 5/3 माइनस ऑफ 1/3 विच इज 4/3। अगर संतुष्टि नहीं हो रहा तो फिर से एक बार कर लो, हो जाएगा 9/3 माइनस ऑफ 5/3 विच यू विल गेट 4/3। ओके, अब तो संतुष्टि होगी ना। तो क्वेश्चन नंबर 2 का डिस्कशन इजी था, क्वेश्चन नंबर 3 का डिस्कशन इजी है। नाउ तो क्वेश्चन नंबर 4 का भी डिस्कशन कर ही लेते हैं भाई। जब यहां तक कर लिए तो क्वेश्चन नंबर 4 का भी डिस्कशन कर लेते हैं और इस वीडियो को यही फिनिश कर लेते हैं, क्योंकि जो नेक्स्ट वीडियो आएगा उसमें हम एक्सरसाइज 5.2 का डिस्कशन करेंगे। ओके, तो एक बार जल्दी से इसे नोट कर लो। फेयर कॉपी है तो फेयर कॉपी में जल्दी से इसे नोट कर लो, जो भी सॉल्यूशन मैंने दिया है छाप लो। ओके, समझ में आया तो ही छापना, ऐसा नहीं है कि बस हाँ टेप रहे हो अपने कॉपी में, नहीं, समझ कर टेपना। ओके, तो शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 का डिस्कशन। 4 भी लिख कर ले आया हूं 4 क्वेश्चन का। तो यहाँ पर क्वेश्चन है 4, विच ऑफ द फॉलोइंग आर एपीज दे फॉर्म इफ दे फॉर्म एपी, यहाँ पर इफ होगा, इफ दे फॉर्म एन एपी फाइंड द कॉमन डिफरेंस डी एंड राइट 3 मोर टर्म्स। राइट 3 मोर टर्म्स का मतलब ये हुआ कि इसके आगे 3 और एपी लिखिए जब, बल्कि ये होना चाहिए, कंडीशन ये है कि वो एपी में होना चाहिए। ओके, ये जो सीरीज जो भी सीक्वेंस देख रहे हो आप, पहले तो चेक करना है कि ये एपी है या नहीं है। अगर एपी है तो आपको डी फाइंड करना है और उसके आगे 3 और नए टर्म्स लिखने हैं, बस ये कह रहा है क्वेश्चन। तो चेक करने का कंडीशन मैंने आपको बता रखा है। क्या बता रखा है? 2 कंसेक्यूटिव टर्म्स का डिफरेंस ऑलवेज कांस्टेंट होना चाहिए। बस एपी को चेक करने का बस यही एक कंडीशन है जिसे आप यूज कर सकते हो। तो यहाँ पर चेक कर लेते हो, क्योंकि आपको सीक्वेंस भी कुछ लंबा खासा दे रखा है जिसमें आप एक अच्छी तरीके से चेक कर सकते हो। तो पूरे लास्ट तक चेक करना, ये नहीं कि आप 1-2 बार देख लिया, हाँ 2 है, 2 बार
तो छोड़ दिया, नहीं, पूरे शुरू से लास्ट तक जितने भी टर्म्स है पहले सब में चेक करके देखना है। तो शुरू करते हैं फर्स्ट पार्ट के साथ। तो यहाँ पर स्पेस है तो एक स्पेस में फर्स्ट का तो डिस्कशन कर ही लेंगे। देखो यहाँ पर 2 है, 4 है, 8 है एंड 16 है। ओके, ना यहाँ पर अगर हम डिफरेंस करें तो 4 में से 2 गया तो 2 आया, ना 8 में से 4 गया तो 4 एंड 16 में से 8 गया तो 8। अच्छा, मतलब ये एपी में तो नहीं है। ये देखो यहाँ पर कांस्टेंट टर्म नहीं आ रहा है। ये कांस्टेंट टर्म कहाँ आ रहा है? 2 है, 2 के बाद 4 है, 4 के बाद 8 है। तो ये कुछ ज्यादा ही और कुछ अलग ही बन रहा है। ओके, इसे मैं अभी तो नहीं बताऊंगा, लेकिन हाँ ये हायर क्लासेस में पढ़ोगे तो पता चलेगा। बट ये एपी में नहीं है, तो ये तो एपी में नहीं है, तो इसके आगे तो चेक ही नहीं करना है। अगर एपी होता है तो आपको डी फाइंड करना है एंड राइट 3 मोर टर्म्स फाइंड करना है। तो फर्स्ट तो एपी में है ही नहीं। अब स्पेस भी हमारे पास नहीं है जिसे हम चेक कर पाए, तो इसलिए हम नेक्स्ट पेज पर चलते हैं। ओके, तो नेक्स्ट पेज में जो क्वेश्चन पार्ट 2 है वो मैं लिख लेता हूँ। देख लो क्या पार्ट 2, देखो -10 -6 -2 2 माइनस ऑफ 10 माइनस ऑफ 6 माइनस ऑफ 2 और 2 है, ये है। ओके, बस कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स का डिफरेंस देख लो, कांस्टेंट होना चाहिए। -6 माइनस ऑफ 10 इज इक्वल टू होना चाहिए -2 - -6 के इज इक्वल टू 2 - -2। अगर ये इक्वल है तो सिंपली कंडीशन इक्वल होगा। सो सिंपली चेक करो, -6 + 10, क्योंकि माइनस माइनस प्लस होने वाला है। सिंपली एक स्टेप और बढ़ा दो ना, क्या टाइम जाता है। अभी तो टाइम कितना हुआ है? 3 मिनट हुआ है इस क्वेश्चन को समझाए हुए, 3 मिनट हुआ है। सो यहाँ पर -6 + 10 इज इक्वल टू -2 + 6 इज इक्वल टू 2 + 2। देख लो क्या आ रहा है, 4 4 4। यस, ये एपी में है, ये एपी में है। कैसे पता चला? क्योंकि हमने देखा कि यहाँ पर जो कांस्टेंट, जो भी टर्म हमें गिवन था, जो भी सीक्वेंस हमें गिवन था, उस जब हमने उसको यूज किया, कंडीशन अप्लाई किया, तो यहाँ पर देखा कि कांस्टेंट टर्म मिल रहा है हमें। ओके, तो इससे ये पता चल रहा है कि ये एपी में है। अच्छा, ये एपी में है तो कॉमन डिफरेंस क्या होगा? डी क्या होगा? डी भाई वही तो कांस्टेंट टर्म हुआ है, तो वही कांस्टेंट टर्म क्या आ रहा है? 4, तो डी इज इक्वल टू 4। सिंपल, राइट 3 मोर टर्म्स। बस, अब मैंने बताया था कि इसके आगे वाले टर्म्स अगर चाहिए तो इससे पहले वाले टर्म्स में कांस्टेंट टर्म ऐड करने पर नया टर्म मिल जाता है या फिर नेक्स्ट टर्म मिल जाता है। इसे मैं बार बार बोल रहा हूँ इसलिए ताकि आपको याद रख लेना। बस 2 में 4 ऐड कर दो, यू विल गेट द 6, 4 ऐड करो 10, 4 ऐड कर दो 14। बस ये 3 टर्म आ चुका है हमारे पास। समझ में आया? समझ में आया? नहीं समझ में आया तो फिर से एक बार बात कर लो। ऐसे भी कर सकते हो, ये फर्स्ट टर्म है, ये सेकंड टर्म है, ये 4th टर्म है, ये 5th टर्म है, तो A6 करके आप डाल सकते हो A + 6 - 1 × D विच इज A + 5D। A7 को लिख सकते हो A + 6D, A8 को लिख सकते हो A + 7D। बस A की वैल्यू हमारे पास गिवन है -10, D की वैल्यू आपके पास है 4। यू विल सब्स्टिट्यूट द वैल्यू एंड यू विल गेट द 6, 10 एंड 14। बस, चाहे आप इस फॉर्मूले का यूज करो या इस फॉर्मूले का यूज करो, जो आपको यूज करना है आंसर वही आने वाला है, मेथड वही सही है। आप जो मेथड को यूज कर, हाँ प्रिफर मैं यही कहूंगा कि ये प्रिफर ज्यादा करना एग्जाम में, और अगर अपने आप को सेटिस्फाई करना चाहते हो तो इससे चेक कर लेना एक बार। बट एग्जाम में यही प्रिफर करना, क्योंकि मार्क्स अगर अच्छे लाने ना तो रिप्रेजेंटेशन अच्छा होना चाहिए। ये शॉर्टकट कर दोगे तो टीचर भी शॉर्टकट वाले नंबर देंगे, 2 में से आधे देंगे, तो ऐसा नहीं करना। ये तो मैंने बताया है कि इस तरीके से कर सकते हो आप। ऑब्जेक्टिव में ये अप्रोच रख सकते हो कि ऑब्जेक्टिव में आपको लिखना तो नहीं होता ना, आपको वो पूछता तो नहीं है कि किस तरीके से आपने यूज किया या किस स्टेप को यूज किया, सिंपली वो आपसे आंसर पाता है। सिंपली आप इस अप्रोच का यूज कर सकते हो। बट आपको अगर सब्जेक्टिव मोड में आता है तो यू विल यूज दिस फॉर्मूला। ओके, सो फर्स्ट पार्ट का भी डिस्कशन हो गया, सेकंड पार्ट का भी। नाउ थर्ड पार्ट जो है वो बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग है, क्योंकि इसमें रूट है। अच्छा, रूट वाले टर्म्स देखकर ही बच्चे घायल हो जाते हैं। ओके, ये इसीलिए मैंने इस क्वेश्चन का डिस्कशन शुरू किया है, इसीलिए मैंने वो क्वेश्चन लेकर आया हूँ,
क्योंकि मैक्सिमम बच्चे ना, उसमें इतने सारे पार्ट है, मैक्सिमम बच्चे ना वो क्या करेंगे, सारे कर लेंगे बट वो रूट वाले क्वेश्चन को छोड़ देंगे, उसमें सर्कल अप्लाई नहीं करेंगे, पहले लगाएंगे नहीं, खुद करेंगे नहीं, ट्राई नहीं करेंगे, देखकर ही छोड़ देंगे, क्योंकि रूट वाले टर्म्स ही ऐसे डरावने लगते हैं दिखने में, तो इसलिए छोड़ देते हैं। बट यहाँ पर आपको इतना इजी वे में बताया जाएगा कि आप अगले टाइम पर, नेक्स्ट टाइम में आप ऐसा गलती मत करना। यह क्या है, 3, 3 + √2, ओके 3 + √2, 3 + 2√2, 3 + 3√3। तो आपको बताना है कि ये एक एपी को फॉलो कर रहा है या नहीं कर रहा है। सिंपली कंडीशन वही है जो कंडीशन मैंने बताया आपको, इन दोनों का डिफरेंस, इन दोनों का डिफरेंस और इन दोनों का डिफरेंस इक्वल करना है। सो 3 + √2 -3 इज इक्वल टू 3 + 2√2 -3 -√2 is equal to 3 + 3√3 -3 -2√2। समझ में आ रहा है ना क्या लिख रहा हूं मैं, ये उर्दू फारसी तो नहीं लिख रहा हूं। देखो यहाँ पर 3 + √2 -3 is equal to 3 + 2√2 -3 -√2 ना, -√2 ओके। बस माइनस किया ना, देखो ये स्टेप कैसे है, देखो इसे बच्चे को इसमें भी कंफ्यूजन होगा कैसे ले लिया। 3 + √2 है -3, ये समझ में आया। नेक्स्ट स्टेप 3 + 2√2 है -3 + √2 करूंगा ना। अच्छा अभी माइनस इस ब्रैकेट के अंदर जाएगा तो -3 और -√2, तो यही मैंने यहाँ पर लिखा है ना। यहाँ पर क्या होगा, 3 + 3√3 3 + 3√3 -3 + 2√2। बस इसके अंदर खोलोगे, अगर इस ब्रैकेट को ओपन करोगे यू विल गेट दिस। सो यही यहाँ पर इस तरीके से लिखते हैं। अब यहाँ पर सब्ट्रैक्ट कर लो √2, यहाँ पे सब्ट्रैक्ट करो √2, यहाँ पर सब्ट्रैक्ट करने पर भी आपको √2 ही मिलने वाला है। तो यहाँ पर आपको एक कांस्टेंट टर्म, एक फिक्स मिल रहा है, तो इट मीन्स ये जो है एक एपी है, ये एपी है, ये भी एपी है। बट इससे पहले वाला क्वेश्चन एपी नहीं था, इससे पहले वाला क्वेश्चन, इससे पहले की बात नहीं कर रहा। ओके, तो यहाँ पर डी की वैल्यू क्या आ चुका है, √2, ए की वैल्यू है हमारे पास 3। बस आपको कितने टर्म्स थे, A1 2 3 4, तो 5th टर्म 6th टर्म 7th टर्म आप इस फॉर्मूले से यूज कर सकते हो। 5th टर्म विच इज A + 4D एंड 6th टर्म विच इज A + 5D एंड 7th टर्म विच इज A + 6D। बस हो गया, आंसर आ गया आपका। कुछ नहीं है इसमें, कुछ नहीं है, कुछ करने की जरूरत नहीं है, बट आप इस फॉर्मूले को यूज करो, डी की वैल्यू रखो, ए की वैल्यू रखो, यू विल गेट द सॉल्यूशन। सो सिंपल है ना। ओके, तो ये रहा कुछ एक्सरसाइज 5.1 के 2 पार्ट, जिसमें 5.1 में एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर 1 के सारे पार्ट मैंने बताया एक वीडियो में, दूसरे क्वेश्चन से लेकर चौथे क्वेश्चन तक मैंने एक वीडियो में कवर किया है। मुझे नहीं लगता कि इस एक्सरसाइज में किसी को दिक्कत होनी चाहिए, और सॉल्व्ड एग्जाम्पल भी खुद से करना है। सॉल्व्ड एग्जाम्पल जितने भी होंगे उसको खुद से एक बार घर पे करते रहना है। मैं यही बार बार कहूंगा कि सॉल्व्ड एग्जाम्पल करें, क्योंकि मैक्सिमम क्वेश्चन 50 to 40% जो है क्वेश्चन सॉल्व्ड एग्जाम्पल से भी आते हैं, तो इसलिए सॉल्व्ड एग्जाम्पल के क्वेश्चंस को करना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ओके, तो जो भी क्वेश्चन लगता है मुझे कि ये पेपर के लिए इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, तो वो मैं मार्क करवाऊंगा आपको। ओके, जब मैं अगले एक्सरसाइज लेकर आऊंगा या नेक्स्ट एक्सरसाइज जो भी, क्योंकि 5.1 से ज्यादातर क्वेश्चन बनते नहीं है। 5.1 से एक्सरसाइज से क्वेश्चन जो बनते भी हैं तो ऑब्जेक्टिव पैटर्न बनते हैं और वो इजी होती है। इसी तरीके से कि आपको एपी बताना है, आइडेंटिफाई करना है या डी फाइंड करना है, सिंपली। तो इस वजह से जो है, जो भी सब्जेक्टिव पैटर्न के अगर क्वेश्चन बनते हैं इस चैप्टर से, तो वो मैं आपको बताऊंगा। ओके, उसको मार्क भी करवाऊंगा, आपको मार्क करना है, उस पर ज्यादा जोर रखना है। तो बस इस वीडियो को यहीं फिनिश करते हैं, नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे नए पार्ट के साथ। बाय बाय, थैंक यू।